मैं सब आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए इतनी ठंड में। इसलिए हमारे सब सीसीआईके की तरफ से आप लोगों को शुक्रगुजार। हमने जनाब अली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ इस वक्त श्रीनगर शहर और जम्मू में कुछ बर्निंग इश्यूज़ हैं जो हम सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं। और ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये रिलेटेड टू बिज़नेस कम्युनिटी है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ अभी बर्निंग इशू एक लैंड लीज़ का हुआ है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को आपकी वसादत से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ की जो लीजेस हैं काफ़ी एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी के लीज ख़त्म हुए हैं या काफ़ी को पैसे बकाया थे। मेरी यही मोतबाना अपील होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि यहाँ कोई होटलियर मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है, ना मुफ्त लेना चाहिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। मगर एक चीज़ है, ये हम सब होटलियर्स का ब्रेड एंड बटर है। ये लीज सारे एक्सटेंड किए जाए, जो जायज़ प्रीमियम हो इसमें वो लिया जाए और उसके साथ साथ थोड़ा प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट दी जाए। बाकी ये जो है ये एनक्रोचमेंट्स अगर किसी की होगी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एनक्रोचमेंट तो कोई जायज़ चीज़ नहीं है। अगर किसी होटल वाले ने कुछ एनक्रोच किया है, आप उसे नोटिस दे दीजिए, वो ज़मीन छोड़ देगा। बाकी जो उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उन पर बराए मेहरबानी मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर नजरसानी की जाए क्योंकि इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है। यूथ हमारा सारा इस वक्त गुलमर्ग में काम कर रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें काफ़ी लोग हैं, ग्रोसरी वाले हैं, वेटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर दो, मैं आपकी वसादत से ये जो रोशनी एक्ट हमारा है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए ये एक्ट भी गवर्नमेंट ने ही दिया है हमको, हमने तो नहीं बनाया। इस एक्ट पर भी नजरसानी की जाए। जो पैसे हो, हम ट्रेडर्स ये नहीं चाहते हैं कि हम मुफ्त किसी जायदाद में बैठे, या क्यों बैठे, जब हम भी 10 रुपये कमा सकते हैं तो हमारी यूटी को भी रेवेन्यू आना चाहिए। तो इसलिए ये मैं लीज का मसला मोतबाना अपील से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर सीसीआई की तरफ से कहता हूँ। इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट ये इन्वॉल्व है, इसमें काफ़ी लोगों का इसका ब्रेड एंड बटर है। और ये जो हमारी गुलमर्ग है ये वर्ल्ड मैप पर है, हम टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी प्रमोट करेंगे। मगर इस पे नाज़रसानी की ज़रूरत है। मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसादत से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब आप अपने लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे और इस लीज का एक अच्छा से अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे ताकि इसमें आपको भी फ़ायदा आए और हमारे गवर्नमेंट के ये इदारों को भी फ़ायदा है। दूसरा, हमारा अभी रिसेंटली जेके बैंक ने ऑनलाइन सिस्टम ये ओटीएस स्कीम किया था, उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुसैन साहब को, वो उसके बारे में बोलेंगे। पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सीएमडी जे&के बैंक मिस्टर बलदेव प्रकाश जी से, जिन्होंने ओटीएस स्कीम विद हेल्प ऑफ आरबीआई उन्होंने जो ये ओटीएस स्कीम निकाली थी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रही यहाँ के ट्रेडर्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सबको पता होगा कि जब ये ओटीएस स्कीम लाई गई उसके इमीडिएट बाद विंटर्स का अप्रोच, और जो हम सबको पता है जे&के में विंटर्स में जो बिज़नेस लेवल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और अगर किसी को ये ओटीएस फंड एंड सेटलमेंट भी करना है, उनको अपनी कोई जायदाद वगैरह बेचनी पड़ेगी, तब जाके वो सेटल कर सकते हैं। और यही कि वो इस वक्त उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं बेच पाते, सो दैट वो ये स्कीम जो है अवेल कर पाए। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी जे&के बैंक के सीएमडी साहब के और आरबीआई से कि इस स्कीम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, एक और साल दिया जाए, सो दैट कि एक ही टाइम पे जिनको भी ये वन टाइम सेटलमेंट करना वो उनको भी एक टाइम मिल जाए। और हमारी तरफ से भी कोशिश यही रहेगी, सीसीआई की तरफ से भी कोशिश यही रहेगी कि हम जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं या जिनको भी ये एनपी अकाउंट्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड लाएं। और ख़ासकर जब भी एफसीआई के ने भी उस पर बहुत अच्छी पहल करी, हम उनका भी शुक्र अदा करना चाहते हैं। और हम साथ साथ जे&के बैंक का भी इसमें शुक्र अदा करना चाहते हैं कि इस ओटीएस स्कीम की वजह से बहुत सारे जो हमारे बिजनेसेस लॉसेस में हुए थे बिकॉज ऑफ सिचुएशन जो पीछे 2-3 सालों से हमारी यहाँ सिचुएशन रही, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी इस ओटीएस स्कीम के लिए कुछ और टाइम दिया जाए, सो दैट एक ही बार इसको लोग अवेल कर पाए। थैंक यू। तो बस तारिक साहब, एक सवाल पूछना चाहेंगे कि दिल्ली बेसिक मैगजीन ने 2 दिन पहले एक न्यूज़ निकाली थी कि जम्मू कश्मीर का होटल अब होटल नहीं खरीद सकता है, तो 24 घंटे के बाद उस न्यूज़ को डाउन किया गया है। तो किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को, जम्मू कश्मीर का
का कोई भी बाशिंदा होटल नहीं जम्मू कश्मीर में खरीद सकता नहीं ले सकता है। तो ऑप्शन में पार्टिसिपेट तो उस न्यूज़ को आप किस तरह से देखते हो? क्या ऐसा कोई है आपके पास कोई इनपुट इस तरह कोई? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं, और ये सवाल ही नहीं है कि JNK का देखिए, अगर इन केस ऑफ ऑक्शन हम देखें, ऑक्शन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी JNK को, क्योंकि ये जो यहाँ का बाशिंदा है पहली प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नज़रों में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने बोला है कि JK के होटलियर्स ये ऑक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। हम पहले चाहते हैं कि ऑक्शन पर नौबत ना आए, ये सेटलमेंट विद इन द JNK के स्टेक होल्डर्स के साथ की जाए। हाल ही में आपने मीटिंग भी की बाहर, तो क्या निकल के आया उस मीटिंग में? आप कई महीने मतलब हफ्ते बाहर थे। देखिए जी, हमने इस रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, अपनी होम मिनिस्ट्री में दी हुई है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में दी हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट साहब को दी हुई है। अब देखिए उनका भी क्या निकलता है इसमें, मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये सारा इन फेवर। पता होगा कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार रियल एस्टेट समिट हुई जम्मू में, जिसमें 39 MOUs पर दस्तखत किए यहाँ की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर अब जो नॉन इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। पहले हम आपका उस पर टेक लेना चाहेंगे, क्योंकि उस पर यहाँ रिएक्शन भी आया था कि वो यहाँ की आबादी जो है डेमोग्राफिक चेंज में उस पर अप्रीहेंशन है। योर टेक ऑन दैट पहला। दूसरा ये कि जो आपने लैंड लीज की बात की, इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि ये यहाँ पे नेपोटिज्म चलता था, ये करप्शन थी, और जो पॉलिटिशियंस के रिलेटिव थे, जो रिश्तेदार थे, उनको इससे मिलता था, और जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो आप इस लीज एग्रीमेंट से उनको फायदा मिलेगा। इन दोनों पे आपका टेक। देखिए, पहली बात मैं तो आपको ये कहूँगा, वी आर बिजनेसमैन एंड वी मीन बिजनेस। हमारा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं। रही बात यहाँ की, मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा, यहाँ की लीज़ अगर आपने दी है, ये आपके ही गवर्नमेंट ने हमें लीज़ दी है, हमने तो खुद नहीं ली है लीज़ गवर्नमेंट को दी है हमें। गवर्नमेंट को ही चाहिए कि इस लीज़ का अच्छा सा सद्भाव निकाले ताकि ये सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, ये जो बाहर के इन्वेस्टर के खिलाफ हम नहीं हैं, मगर पहली यहाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ के इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, बिकॉज वी बीइंग द सन्स ऑफ सॉइल, हमारा पहला हक बनता है अपने JNK में बिजनेस करने का। अगर हम किसी जगह पर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फेल होते हैं, देन आप बाहर के इन्वेस्टर को बुला सकते हैं, क्योंकि आपके अपने लोग हैं, हमें अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देनी है। गवर्नमेंट तभी दूसरों का सोचेगी जब हम किसी जगह फेल हो जाए। यहाँ की इकोनॉमी में, जहाँ तक यहाँ की इकोनॉमी का ताल्लुक है, हमारे जो बिजनेसमैन हैं यहाँ की इकोनॉमी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब आपने लैंड लीज की बात की या डिफरेंट लैंड लॉज की बात की, जो गवर्नमेंट ने 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे अप्लाई किए, तो एक स्टेक होल्डर होने के नाते आप क्या समझते हैं इसके लॉन्ग टर्म में यहाँ की जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या आप इसको नेगेटिव इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पैक्ट? देखिए, पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, पहले मैं कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ आपने, क्योंकि हमारे हेड इस वक्त UT के हैं, ऑनरेबल LG श्री मनोज सिन्हा साहब। पहले मनोज सिन्हा साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला आम आदमी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। क्योंकि जो 2 मरले 5 मरले 10 मरले की ज़मीनों पर घर छोटे छोटे बने हो, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये LG साहब के अपने लोग हैं, मगर उनके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, उन्होंने पहले ही कैटेगोरिकली कर उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। रही दूसरी बात यहाँ की, फिर से यही लीज़ की, देखिए लीज़ में फिर से, देखिए मैं लीज़ का आपको यही बोलूँगा, लीज़ में फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कश्मीरी इन सेंस JNK को, पूरी JNK को, ये जो UT है हमारी, इसको लोकल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इन केस अगर आपका लोकल फेल होता है, तब आप दूसरा थॉट कोई सोच सकते हैं। मेरी यही है फिर से अपील कि लीज़ का इतना अच्छा सोल्यूशन निकलना चाहिए जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी ठीक रहे, हमारे लोग भी ठीक रहे, और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जो मेनली डिपेंड ऑन होटल्स है वो बरकरार रहे, क्योंकि सरकारी नौकरों को तो आपको पता है सरकारी जॉब बड़े मुश्किल से मिलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बजट मांगा है, क्या आपसे बजट मीटिंग हो गई, और अगर हो गई तो क्या सबसे बड़ा प्रपोजल होगा CCI का कि इस बार बजट में क्या अलग से? देखिए, अभी हमारी बजट की नहीं है, मगर रिसेंटली हमें मेल एक आया हुआ है, आप अपना हमने इस बार ही प्रपोजल रखा है बजट में, जो मेन बजट है यूनियन बजट, उसमें हमने लिखा है इनको कि आप
एंटरप्रेन्योर्स की हैंड होल्डिंग करे। एंटरप्रेन्योर्स को आप ऐसा एक इन्वेस्टमेंट दे दे 10 लाख से लेकर 50 लाख तक, जो कि इंटरेस्ट फ्री हो बिल्कुल, ताकि ये अपने यहाँ बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, यहाँ का यूथ जो है ना ये फिर डाइवर्ट हो जाता है। आप देखिए आज की डेट में हमें कितने अफसोस से कहना पड़ता है हमारा यूथ कितना ड्रग में चला गया। ये क्यों चला गया? ये एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का है, ये ड्रग में इसीलिए इसको घर वालों का भी सुनना है, अपना का भी सोचना है। आप देखिए खर्चे कितने हैं यूथ के, इसलिए हमने मेन बजट में यही रखा अप टू 50 लाख आप एंटरप्रेन्योर को दे दीजिए, विच इट शुड बी अ सॉफ्ट लोन, इंटरेस्ट फ्रूट, इट शुड बी अ सॉर्ट ऑफ कैश असिस्टेंट, ताकि ये एंटरप्रेन्योर यहाँ अपना बिजनेस स्टैंड करे। और इसके साथ साथ ही जो यहाँ ऑनलाइन सिस्टम हुआ चीफ सेक्रेटरी साहब, उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता, क्योंकि हमारा यूथ यहाँ दर दर की ठोकरें खाता था एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, ताकि ये सिंगल लाइन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑनलाइन सब कुछ किया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत है। मगर बजट में हमारा मेन फोकस रहेगा। और जो यहाँ पुराने ट्रेडर्स बैंक की यहाँ बड़ी, जैसे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने अभी बहुत कहा, बैंक को बड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है लोगों की। ये जो काफ़ी इन पर इंटरेस्ट हैं वो वेव किया जाए, वो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बोला है, ताकि बैंक्स को फिर से, बैंक्स आपके तभी स्टैंड होंगे जब आपके एनपीएस ख़त्म हो जाएंगे। आप देखिए आज जेके बैंक ने प्रॉफिट दिखाया है, इसमें मेजर रोल है एनपीएस जो इनके अकाउंट ख़त्म हो गए और बैंक आज थोड़ा फिर से स्टेबल होने लगा। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी बजट में भी, इस साल मेन बजट एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा जाए। देखिए बिजनेस होल्डर्स तो बिजनेस अपना करने चाहिए, छोटा बड़ा, जिसको फील्ड में आना है उसको बड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तारिक साहब, जो भी आपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करी, जो भी उन्होंने कहा दैट वाज ऑरली उन्होंने कहा, और जो भी ऑर्डर लैंड के हवाले से स्टेट लैंड, रूरल लैंड या कोई भी लैंड है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा गया है कि जो डेडलाइन दी गई है 100% लैंड को वैकेट करे। जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा उसका कोई रिटन में ऑर्डर नहीं है। दूसरी चीज लीज की जहां तक बात करें, क्योंकि हम अभी यूटी के अंदर है, और अगर जब बात ऑक्शन पे आता है तो ये बात सामने आती है कि ऑक्शन प्राइस इतना हाई होगा कि शायद कश्मीर का कोई भी बिजनेसमैन जो है उस प्राइस को ये नहीं कर सकता, तो वो ऑटोमेटिकली इट विल बी हैंडेड ओवर टू द नॉन लोकल। सो उस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए पहले मैं फिर से ही वही बात करूंगा, ऑनरेबल गवर्नर ने जो दिया है, एक तो ये उतना चीज़ नहीं है कि आप 31 जनवरी तक इतनी बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टीज़, पहले तो इसका टाइम पीरियड जो है ये बहुत कम है, इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। नंबर 2 है ये जो ऑक्शन वैल्यू होगा, ये भी इतना हाई क्यों गवर्नमेंट रखेगी? गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट होगी कि बड़ा लिमिटेड ऑक्शन पीरियड रखा जाए, और ऑक्शन पीरियड में भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स का टाइम दिया जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ 30 साल हो गए बिजनेसमैनों को बिजनेस में सफ़र करते हुए। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, हमारी अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर उनको इस वक्त ताजरों की हैंड होल्डिंग की करने की बहुत। अगर वो जी आप जिस लिमिटेड आप प्राइस की बात करें, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर वो लिमिटेड प्राइस ऐसा हुआ कि जिसको कोई भी कश्मीर का बिजनेसमैन जो है ये ना कर पाए, अफोर्ड ना कर पाए, वो तो उसके बाद व्हाट कुड बी नहीं, वो जो अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो तो हमारे साथ इनजस्टिस होगा ना, तो हम जस्टिस ही मांग रहे हैं ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं वही प्राइस। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ना? दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू नो। मुझे लगता है गवर्नमेंट को उस स्टेप पर आना ही नहीं चाहिए, इतना इनजस्टिस नहीं होना चाहिए जो हम अफोर्ड ना कर पाए। बिल्कुल। हाँ जी सीसीआई के खिलाफ एक एप्लीकेशन की थी, केसीसीआई जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं खैर हम तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केसीसीआई क्या लिखेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आज की डेट में अनऑफिशियली 20 साल हो गए और ऑफिशियली 15 साल से हम रजिस्टर्ड है। केसीसीआई को दरअसल इसको बोलते हैं उनका अपना घर खराब हो चुका है इस टाइम, उनको 4 साल से ये हिस्ट्री है चैम्बर की। केसीसीआई एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, 70 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, और चंद लोगों ने इसका नाम डुबो दिया। आपका कोई अभी रिसेंटली उसने दिया था, कोई फारूक अहमद है जो अपने आप को डायरेक्टर केसीसीआई कहता है, जबकि केसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टर पोस्ट कोई होता ही नहीं, और केसीसीआई को कोर्ट ने लिमिटेड रखा है, सिर्फ इनके ट्रेजरर को पावर है ऑफिस एक्सपेंस चलाने की। मैं आपकी वसादत से उन बड़े अच्छे लोग इसमें रहे हैं, वर्दी पास प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मुत्तू साहब हैं, डग साहब हैं, त्रम्बू साहब हैं, शाहदाद साहब हैं, और भी काफ़ी नाम,
उनसे मैं आपकी वसादत से कि ये KCCI को ज़रा ठीक कर दे, इसकी ज़रूरत है इस वक्त लोगों को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत। ये पहले अपना घर ठीक करे फिर बोले CCI के कहाँ। और हमारी रजिस्ट्रेशन पूछने गवर्नमेंट का काम है, KCCI कोई अथॉरिटी नहीं है। हालांकि KCCI से नहीं पूछा, हमें KCCI से कोई गिला नहीं। उनका कोई फारूक अमीन के फारूक अहमद कोई बंदा है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो डायरेक्टर बन गया किसी चीज़ का। ये जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरे लोगों की मेरी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आज प्रेसिडेंट हूँ, कल नहीं हूँगा, मुझे भी बाइज्जत ऐसे ही छोड़नी। ये लोग अब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, ये डिफंग है पिछले 4 सालों से। तो ये हमको क्या बोलेंगे? या तो इनको लगता है CCI के बहुत आगे निकल चुकी, बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत पब्लिक गेन ये कर रही है, तो इस वजह से हमें तो कोई, मैं होटलियर्स क्लब का सेक्रेटरी जनरल, 4 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ है, खारा, खोरू, जखारा, पहलगाम, हमने तो कभी किसी को नहीं बोला आपके, बल्कि जब हमारा कॉमन इंटरेस्ट होगा हम एक ही टेबल पर चारों होटल एसोसिएशंस बैठती है और इश्यूज सॉल्व करते। ये तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, KCCI क्या बोले क्या ना बोले हमें कोई फर्क नहीं। अलबत्ता एक चीज इस फारूक अहमद ने लिखा था, ये मिसलीड कर रहे हैं, उसके लिए हमने आज EC में डिसीजन ली है कि CCI के डिफेमेशन केस करेगा, नॉट KCCI को। हम KCCI के खिलाफ, इस फारूक अमीन को हम डिफेमेशन केस, 1000 करोड़ का डिफेमेशन केस हम इस पर कर रहे हैं। इसने कैसे लोगों को बोला कि CCI के लोगों को मिसलीड कर रहा है।